Hey guys, welcome back to my channel. And I know you might be shocked that I have started a very different thing, which is a history chapter, right? I'm going for a history chapter, nationalism in India. So let's just start it. Rest we will discuss later on that why we're doing it. Okay, so अगर हम स्टार्ट करें डायरेक्टली कि नेशनलिज्म होता क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है कि नेशनलिज्म वो डीप लव है या फिर डिवोशन है टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री, जिसमें बेसिकली जिसकी मदद से फिर एवेंचुअली वो इंस्पायर करते हैं लोगों को ताकि वो एक साथ आए और किसके लिए, अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, प्राइड के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली इट इज द लव फॉर वंस ओन कंट्री। दैट इज व्हाट नेशनलिज्म इज। नेशनलिज्म सिंपली क्या है भाई, जो तुम्हारा प्यार है अपनी कंट्री के लिए, और जब तुम्हारा प्यार अपनी कंट्री के लिए बढ़ जाता है तब तुम इवेंचुअली क्या करते हो, तुम बेसिकली दूसरी कंट्रीज को सब्जुगेट नहीं करते हो, वो इंपीरियलिज्म है, राइट। व्हाट नेशनलिज्म इज कि भाई तुम विद इन द टेरिटरी अपनी कंट्री को, अपनी जो नेशन स्टेट है, अपने एरिया को, उसको जो है डेवलप करते हो टू द अटमोस्ट। एंड अगर तुम्हारा नेशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट बनाते हो, जैसे कि हमारे केस में हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें कि नेशनलिज्म हमें यहाँ पे देखना है, बेसिकली दो तरीकों का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जैसे कि यूरोप में क्या हुआ और इंडिया में कैसा नेशनलिज्म देखने को मिला। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब यही था कि बेसिकली हमें भाई चाहिए नेशन स्टेट्स, यानी कि इन यूरोप इट वाज टू फॉर्म नेशन स्टेट्स व्हाइल व्हाइल एज इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशनलिज्म का मतलब था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाना और ब्रिटिश को यहाँ से बाहर फेंकना, ठीक है। सो इन सिंपल, while in Europe नेशनलिज्म वाज ऑल अबाउट टू क्रिएट नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स किससे बनाने थे, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज से, राइट। और वहीं पे ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक in India, nationalism meant to go up against the British and drive them out of India and declare India as an independent country, as an independent nation. So that is what nationalism in India meant, राइट। सो अभी इंडिया में नेशनलिज्म का ऐसा मतलब क्यों था, नेशनलिज्म का इंडिया में इसलिए ऐसा मतलब था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या है कि इंडिया के लोगों को भी और इंडिया के रिसोर्सेज को भी क्या किया था, एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे एक कॉमननेस देखने को मिली, एक कॉमन स्ट्रगल देखने को मिली ब्रिटिश के अगेंस्ट हर एक पर्सन की, हर एक किस्म के लोगों की, फिर चाहे वो किसी भी रीजन से आते थे, किसी भी रिलीजन से आते थे या किसी भी सोशल हायरार्की से आते थे, राइट। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, पहली बात, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। अभी यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल हम दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं हिंदूज, हिंदूज को ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, राइट। बट एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हिंदूज को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो हिंदूज के लिए ब्रिटिश क्या बन गए, एनिमी। बट एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स जो है वो मुस्लिम्स को भी जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एंड मुस्लिम्स के लिए भी ब्रिटिश क्या बन गए, एनिमी, राइट। नाउ हिंदूज का और मुस्लिम्स का एक कॉमन एनिमी है, कौन, वो है ब्रिटिश। तो एज ए रिजल्ट हिंदूज में और मुस्लिम्स में एक कॉमननेस देखने को मिली, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि यहाँ पे इनको एक कॉमननेस देखने को मिली, एंड जब इनको एक कॉमननेस देखने को मिली, ये ब्रिटिशर्स को ड्राइव आउट करने के लिए काफी थी, एंड ऐसा ही देखने को भी मिलता है इवेंचुअली, राइट। सो इस कॉमननेस की वजह से, बेसिकली कॉमन एनिमी है, उस वजह से क्या हुआ, एक यूनाइटेड फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एग्जिस्टेंस में आई इंडिया में, और उसी ने मदद करी इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने में। वहीं पे नेवरदिलेस इस फैक्ट को हम डेफिनेटली एक्नॉलेज करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक के लिए, हर एक पर्सन के लिए, हर एक सोशल ग्रुप के लिए या हर एक रिलीजियस ग्रुप के लिए हम बोलेंगे कि जो इंडिपेंडेंस का जो मतलब है वो अलग था। उनका जो नोशन था इंडिपेंडेंस को एज्यूम करने का, वो अलग था। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ये मैं आगे जाके वैसे देखना भी है, बट अगर हम देखें प्लांटेशन वर्कर्स का क्या मकसद था बेसिकली इंडिपेंडेंस हासिल करने से, उनका यही मतलब था कि बेसिकली उनको प्लांटेशन से छुटकारा मिल जाए, उनका वो मकसद था। ट्राइबल्स के लिए क्या था, ट्राइबल्स के लिए ये था कि जो ब्रिटिश उनको अलाउ नहीं कर रही है बेसिकली फॉरेस्ट में जाने के लिए, उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि उनको बेसिकली भाई दिया जाए जाने कहाँ पे, फॉरेस्ट्स में। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नोशन फ्रीडम का अलग था, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि एक यूनाइटेड स्ट्रगल थी, एक कॉमन एनिमी वहां पे दिख रहा था, वो था ब्रिटिश। यानी कि एक कॉमन चीज थी हर एक में ही, नोशन चाहे अलग ही क्यों ना हो, बट एक कॉमन चीज वहां पे ये थी कि ब्रिटिश को बाहर उखाड़ के फेंकना है इंडिया से। अच्छा, ब्रिटिश को बाहर फेंकना है तो इसके लिए ऑब्वियसली कुछ डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो इंडिया में है, यहाँ पे हमें देखने को मिली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जिनकी वजह से ये फ्रीडम भी अटेन हो गया इंडिया का, और एक नेशनलिज्म का जो एक सेंटिमेंट है वो भी यहाँ पे डेवलप देखने हो गया, राइट। सो
यहाँ पे जो सबसे बड़ी पहली डेवलपमेंट देखने को मिलती है इन ऑर्डर टू अचीव द फ्रीडम, इन ऑर्डर टू अचीव दैट कॉमन नोशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वो था कि 1885 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है उसको एस्टैब्लिश करा गया। और फाउंडर कौन थे आईएनसी के? वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड अगर हम देखें वहीं पे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के, वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। और जो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम देखें, जो करंट प्रेसिडेंट है आईएनसी के, वो राहुल गांधी बिल्कुल नहीं है। वो कौन है? वो है मल्लिक अर्जुन खारगे। सो नाउ एक डेवलपमेंट देखने को मिली, आईएनसी बन गई, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक नेशन, एक नेशनल एक पार्टी बन गई, राइट। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी जो है वो देखने को मिली, ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिली, जो कि बेसिकली इंडिया को जो है आजाद करने की बात जो है वो करते थे। एज अ रिजल्ट इन्हीं पार्टीज, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से क्या हुआ कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट्स देखने को मिली, और इन्हीं की वजह से बेसिकली नेशनल मूवमेंट जो है वो इंडिया में जो है वो लॉन्च हो गई। एज अ रिजल्ट इवेंचुअली फिर इंडिया जो है इंडिपेंडेंस को जो है वो हासिल कर लेता है ना। पहली बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि नेशनल मूवमेंट्स क्यों लॉन्च करी गई। पहली बात, नेशनल मूवमेंट्स लॉन्च करी गई ब्रिटिश के अगेंस्ट। ब्रिटिश के अगेंस्ट में लोग क्यों गए, वो उसके हम रीजंस पहले जान लेते हैं। और यहीं पे हमारा जो है एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा पहला सब टॉपिक भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि है बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, राइट। ऐसा सर हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या कौन से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से बेसिकली नेशनल मूवमेंट जो है वो इंडिया में जो है वो लॉन्च करनी पड़ गई। नेशनल मूवमेंट नहीं, नेशनल मूवमेंट्स, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि बहुत सारी नेशनल मूवमेंट्स देखने को मिली, जैसे कि नॉन कॉपरेशन हो गई, सिविल डिसोबीडियंस हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, एंड मेनी अदर्स, राइट। रीजनल भी बहुत सारी थी, उनकी वजह से इवेंचुअली जो है इंडिया जो है वो आजाद हो जाता है, राइट। अगर हम पहले स्टार्ट करें ऐसे एक, ये कोई रीजन नहीं है, ये जस्ट एक बेसिकली कॉन्टेक्स्ट देने के लिए है। वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था 1914 से लेकर 1918 तक जो रहा। सो यहाँ पे एक चीज है कि ब्रिटिश भी यहाँ पे इसमें पार्ट ले रही थी, इस वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था ब्रिटिश, राइट। सो यहाँ पे एक चीज है कि ब्रिटिश जब वॉर में गया तब उनके दो प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिले। पहली थी मिलिट्री प्रॉब्लम और दूसरी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मिलिट्री प्रॉब्लम क्यों हुई भाई? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि भाई जितनी ज्यादा तुम्हारे पास आर्मी है, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास जो है पावर है, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास इकोनॉमी है, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास पैसे है, उतना ज्यादा ही तुम्हारे पास एक एज रहता है कि यू कैन विन द वॉर, राइट। यू हैव एन एज टू विन द वॉर इफ यू हैव अ गुड मेजोरिटी ऑफ द मिलिट्री, राइट। इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज military needs, basically what the British did was they recruited Indians and the people in other colonies forcibly. What they did basically, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो इंडियंस से या जितने भी बाकी सारे कॉलोनीज में लोग थे उनको बेसिकली फोर्सibly रिक्रूट करा अपनी आर्मी में, ताकि वो उनके बिहाफ पे लड़े वर्ल्ड वॉर 1 में। सो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या है? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली एक कॉलोनियल स्टेट, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिश है, वो बेसिकली लोगों को फोर्स करे ताकि वो उनकी आर्मी को जो है ज्वाइन करे और उनके बिहाफ पे लड़े। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। मुझे कॉमन सेंस बताओ कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यहाँ पे समझ ही आता है कि भाई अगर फोर्सबली किसी को रिक्रूट करना पड़ रहा है, यानी कि उसकी रिजेंटमेंट है, वो नहीं चाहता कि वो आर्मी में जाए, लेकिन उसको फोर्सबली स्टिल रिक्रूट किया जा रहा है। और एज ए रिजल्ट, क्योंकि फोर्सबली रिक्रूट किया जा रहा था लोगों को, विलेजेस में इंडियंस को जो है वो रिक्रूट किया जा रहा था, उस वजह से विलेजेस में क्या देखने को मिली, या इवेंचुअली इन जनरल इंडिया में क्या देखने को मिली कि जो ब्रिटिश है उनके अगेंस्ट में हेट्रेड बढ़ गया। सिमिलरली ब्रिटिश जो है भाई, जाहिर सी बात है, जो तुम यूज कर रहे हो, जो तुम यहाँ से फोर्सिबली रिक्रूट कर रहे हो लोगों आर्मी को, उनको तुम्हें वेपन्स भी प्रोवाइड करने, उनको तुम्हें जो है कपड़े भी प्रोवाइड करने, बूट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, तो वो फ्री में तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, पैसे भी चाहिए तुम्हें उसके लिए। लेकिन देखो यहाँ पे कॉमन सेंस है, देखो ब्रिटिश इससे पहले भी उनके पास ऑब्वियसली ये नहीं थी कि वो गरीब मुल्क है, उनके पास पैसे तो थे ब्रिटेन के पास, राइट। उनके पास पैसे थे, लेकिन वो पैसे उसी फ्लो से आ रहे थे जिस फ्लो से वो बेसिकली भाई पहले आ रहे थे, उसी फ्लो से अभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी आ रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया ब्रिटिश का, क्योंकि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी करी, तो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स भी चाहिए, तो जो प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग है वो यहाँ पे बढ़ गया, स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ गई ब्रिटिश की, लेकिन पैसे स्टिल उतनी आ रहे हैं। तो और ज्यादा पैसे लेने के लिए, यानी कि उनकी इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक डिमांड्स जो है ब्रिटिश की वो बढ़ गई, ताकि बेसिकली वो फुलफिल कर सके अपनी जो वॉर की जो बेसिकली वहां पे एक्सपेंडिचर उनका बढ़ रहा था, उसको मीट करने के लिए उनको और पैसे की जरूरत थी। और पैसे कहाँ से आए? उन्होंने टैक्सेस लगाए, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटीज लगाई और इंट्रोड्यूस करा किसको? इनकम टैक्स को। ये हाई टैक्सेस किनको देने पड़ रहे थे? कॉमन लोगों को। कस्टम ड्यूटीज किनको? मर्चेंट्स को, ट्रेड्समैन को, या फिर जितने भी बिजनेसमैन है उनको बेसिकली क्या
उनको कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ रही, और इनकम टैक्स वो तो हर एक को ही देना है, जितना तुम्हारा इनकम है उसमें तुम्हें भाई टैक्स देना है, किनको, ब्रिटिशर्स को। तो ये दो रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, कि एक तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट और दूसरा हाई टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जो इनकम टैक्स है उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में, इंडियंस में स्पेशली क्या हुआ, हेट्रेड बढ़ गया किनके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो जैसे कि ये यहाँ पे बेसिकली पहले हमारे दो रीजन हो गए, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें जो तीसरा रीजन देखने को मिलता है, वो तीसरा रीजन ये देखने को मिलता है कि क्रॉप फेलियर देखने को मिल रहा था 1918 से लेके 1919 और 1920 से लेके 1921 में कॉन्स्टेंटली देखा गया कि इंडिया में जो क्रॉप्स है वो फेल कर रहे थे। क्रॉप्स का फेल करना मतलब क्या, वो क्या एग्जाम में फेल हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ बेसिकली वेदर कंडीशंस की वजह से, पेस्ट्स की वजह से, या जो भी और कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से बेसिकली जो क्रॉप्स है वो अच्छी क्वांटिटी का फूड या जो फूड ग्रेन्स है वट जो भी वहां से उनका प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उतना अच्छा। द प्रोडक्शन इज वेरी लेस और द प्रोडक्शन इन इटसेल्फ इज नथिंग, राइट। उस वजह से क्या देखने को मिली, उस वजह से इंडिया में फेमाइन्स देखने को मिली, और उन फेमाइन्स की वजह से, और उसके अलावा एक दूसरा रीजन जो है यहाँ पे हमारे पास, जो कि है बेसिकली इन्फ्लुएंजा का भी एक एपिडेमिक वहां पे देखने को मिला। इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है इन सिंपल, इन्फ्लुएंजा हम जुकाम को बोलते हैं। अभी तुम बोलोगे भाई जुकाम से कैसे लोग मर सकते हैं, ये तो आजकल भी कोल्ड तो कॉमन है बहुत ज्यादा, लोग इससे क्यों मर सकते हैं, राइट। पहली बात, इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा भाई थ्रोट या जो भी नोज है उस एरिया में जो भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है उसकी, उसको हम बेसिकली इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जिसको हम सिंपली फ्लू भी बोल सकते हैं, राइट। तो अभी तुम बोलोगे भाई इन्फ्लुएंजा से लोग कैसे मर रहे थे, इतना बड़ा एपिडेमिक कैसे हो गया, राइट। तो उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि उस वक्त भाई इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती थी, इतने अच्छे मेडिसिन नहीं थे, इतने अच्छे वैक्सीन नहीं थे, इसीलिए बेसिकली जो लोग थे वो इन्फ्लुएंजा से भी मर रहे थे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, क्रॉप फेलियर की वजह से और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से कलेक्टिवली 12 से 13 मिलियन लोग जो थे इंडिया में वो पेरिश कर गए, यानी कि वो मर गए। तो ऑब्वियसली जब लोग मरेंगे, क्रॉप्स का फेलियर हो रहा है भाई यहाँ पे जिंदगी में, बेसिकली जो बेसिक लाइवलीहुड है वो लोगों का मीट नहीं हो रहा है। एज ए रिजल्ट क्या देखने को मिला, क्योंकि क्रॉप्स फेल भी कर रहे थे, इन्फ्लुएंजा से लोग मर भी रहे थे, एज ए रिजल्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट जो रिजेंटमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद फिफ्थ रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्रिटिश जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया के लोगों को भी, तो जो हमने ऑलरेडी बोला, और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज थे इंडिया के, फॉरेस्ट्स थे, उनको भी जो है ब्रिटिश जो है कॉन्स्टेंटली जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एज ए रिजल्ट लोग ब्रिटिश को भी स्ट्रांगली अपोज करना जो है उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा छठा रीजन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे हार्श लॉज जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टेंटली पास करते रहते थे, और उसकी वजह से भी जो इंडियंस हैं वो जो है उनके जो है अगेंस्ट में लड़ते थे फिर इवेंचुअली। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं हार्श लॉ का, जो कि है बेसिकली राउलेट एक्ट। तो जैसे राउलेट एक्ट उन्होंने लाया, उस वजह से जो है जो इंडियंस में, जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, तो जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि राउलेट एक्ट भी एक ऐसा हार्श लॉ था जिसकी वजह से बेसिकली इंडियंस में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ जाती है। ओवरऑल इन सारी रीजंस के चलते क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो रिजेंटमेंट है वो बढ़ जाती है, और इवेंचुअली जो नेशनल मूवमेंट है अराइज होती है। एज अ रिजल्ट इंडिया इवेंचुअली 1947 में फिर फ्रीडम को जो है अटेन कर लेता है। दैट इज इट for the really first week. I'm going to see you in the next episode in which we're going to discuss the idea of Satyagraha.